आत्ममुग्धता का जाल, नार्सिसिज्म को समझे और खुद को बचाए। भाग 1। परिचय। मैं का माया जाल। इंट्रोडक्शन। द इल्यूजन ऑफ आई। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो सिर्फ अपनी ही बातें करता हो, जिसे हमेशा तारीफों की भूख रहती हो, जिसे दूसरों की भावनाओं की कोई कदर ना हो और जो हमेशा खुद को सबसे बेहतर समझता हो? या शायद आप खुद किसी ऐसे रिश्ते में उलझे हो जहां आपको लगातार छोटा महसूस कराया जाता हो, आपकी अहमियत को नकारा जाता हो। आज हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है। ये विषय है नार्सिसिज्म, जिसे हिंदी में आत्ममुग्धता या आत्ममोह भी कहते हैं। नार्सिसिज्म शब्द सुनते ही शायद आपके मन में किसी ऐसे व्यक्ति की तस्वीर आती हो जो शीशे के सामने घंटों बिताता हो या अपनी खूबसूरती पर इतराता हो। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। नार्सिसिज्म एक जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो सिर्फ बाहरी दिखावे से कई ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसा मायाजाल है जिसमें व्यक्ति खुद को इतना ज्यादा महत्व देने लगता है कि दूसरों की दुनिया उसके लिए बेमानी हो जाती है। इस ऑडियो बुक का मकसद है नार्सिसिज्म के इसी मायाजाल को समझना। हम जानेंगे कि ये क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है और सबसे ज़रूरी, अगर हम किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के संपर्क में हैं तो हम खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और अपने मानसिक सुकून को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए इस अहम और संवेदनशील विषय की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। भाग 2। नार्सिसिज्म क्या है? सिर्फ खुद से प्यार या कुछ और? What is narcissism? Just self-love or something more? सबसे पहले ये समझते हैं कि नार्सिसिज्म शब्द आया कहाँ से। यह शब्द ग्रीक पौराणिक कथा के एक पात्र नार्सिसस से आया है। नार्सिसस एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था जिसे अपने ही प्रतिबिंब से इतना प्यार हो गया कि वो नदी किनारे उसे देखते देखते मर गया। लेकिन जब हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नार्सिसिज्म की बात करते हैं तो ये सिर्फ खुद से प्यार करना या आत्मविश्वास होना नहीं है। स्वस्थ आत्मसम्मान, हेल्दी सेल्फ एस्टीम होना अच्छी बात है। यह हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन नार्सिसिज्म इससे बिल्कुल अलग है। नार्सिसिज्म एक व्यक्तित्व विकार, पर्सनालिटी डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है, जिसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति के अंदर खुद के महत्व का एक अवास्तविक और बढ़ा चढ़ा एहसास होता है। उसे दूसरों से लगातार प्रशंसा और ध्यान पाने की गहरी जरूरत होती है और उसमें दूसरों के प्रति सहानुभूति, एम्पैथी की भारी कमी होती है। ये समझना जरूरी है कि नार्सिसिज्म एक स्पेक्ट्रम पर होता है। कुछ लोगों में नार्सिसिस्टिक प्रवृत्तियां हो सकती है जबकि कुछ लोग पूरी तरह से ग्रस्त हो सकते हैं। आज हम इन्हीं प्रवृत्तियों और लक्षणों को पहचानने की कोशिश करेंगे। भाग 3। नार्सिसिस्ट व्यक्ति की पहचान। आम लक्षण। आइडेंटिफाइंग अ नार्सिसिस्ट। कॉमन ट्रेट्स। किसी व्यक्ति में नार्सिसिस्टिक प्रवृत्तियां है या नहीं, ये समझने के लिए कुछ आम लक्षणों पर ध्यान दिया जा सकता है। खुद को बहुत महान समझना, ग्रैंडियोसिटी। उन्हें लगता है कि वो सबसे खास है, सबसे बेहतर है और उनके जैसा कोई नहीं। वो अपनी उपलब्धियों और योग्यताओं को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, भले ही असलियत कुछ और हो। 2. लगातार प्रशंसा की भूख, नीड ऑफ एक्सेसिव एडमायरेशन। उन्हें हमेशा दूसरों से तारीफ और ध्यान चाहिए होता है। अगर उन्हें ये ना मिले
तो वो बेचैन या नाराज हो सकते हैं। 3. सहानुभूति की कमी, लैक ऑफ एम्पैथी। वो दूसरों की भावनाओं, ज़रूरतों या तकलीफ़ों को समझने या महसूस करने में असमर्थ होते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके व्यवहार से दूसरों को कितनी चोट पहुंच रही है। 4. अधिकार भावना, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। उन्हें लगता है कि हर अच्छी चीज पर उनका ही हक है। वो उम्मीद करते हैं कि लोग उनकी हर बात माने और उन्हें खास ट्रीटमेंट दे, बिना ये सोचे कि उन्होंने इसके लिए कुछ किया भी है या नहीं। 5. दूसरों का इस्तेमाल करना, एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर। अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने में उन्हें कोई झिझक नहीं होती। वो लोगों को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। 6. घमंड और अहंकार। उनका व्यवहार अक्सर घमंडी और अहंकार पूर्ण होता है। वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। 7. ईर्ष्या, एनवी। वो अक्सर दूसरों से जलते हैं, खासकर उनसे जो सफल या खुश नजर आते हैं। साथ ही उन्हें यह भी लगता है कि दूसरे लोग उनसे जलते हैं। 8. आलोचना सहन न कर पाना, डिफिकल्टी हैंडलिंग क्रिटिसिज्म। अपनी आलोचना सुनना उनके लिए बर्दाश्त से बाहर होता है। वो या तो भड़क जाते हैं या फिर खुद को ही सही साबित करने के लिए बहाने बनाने लगते हैं, या फिर आलोचना करने वाले को ही गलत ठहरा देते हैं। 9. असीमित सफलता के सपने, फैंटेसीज ऑफ अनलिमिटेड सक्सेस। वो अक्सर असीमित सफलता, शक्ति, सुंदरता या आदर्श प्रेम के ख्यालों में खोए रहते हैं। ये कुछ मुख्य लक्षण हैं। जरूरी नहीं कि हर नार्सिसिस्ट व्यक्ति में ये सारे लक्षण हो या एक ही तीव्रता में हो। भाग 4. नार्सिसिज्म के मुखौटे, अलग अलग रूप, मास्क्स ऑफ नार्सिसिज्म, डिफरेंट टाइप्स, प्रेजेंटेशंस। नार्सिसिज्म हमेशा एक ही तरह से सामने नहीं आता। इसके कुछ अलग अलग रूप या मुखौटे हो सकते हैं। खुला या ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म, ओवर्ट ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म। ये वो क्लासिक रूप है जिसके बारे में हम ज़्यादातर सोचते हैं। ऐसे लोग खुले तौर पर घमंडी, अपनी बड़ाई करने वाले और ध्यान खींचने वाले होते हैं। वो अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने में शर्माते नहीं। छिपा हुआ या संवेदनशील नार्सिसिज्म, कोवर्ट वल्नरेबल नार्सिसिज्म। ये रूप थोड़ा ज़्यादा जटिल और पहचानने में मुश्किल हो सकता है। ऐसे लोग बाहर से शर्मीले, संवेदनशील या पीड़ित नजर आ सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनमें भी वही श्रेष्ठता का भाव और प्रशंसा की भूख होती है। वो अपनी महानता सीधे तौर पर नहीं दिखाते, बल्कि दूसरों की सहानुभूति या मदद लेकर खुद को खास महसूस कराने की कोशिश करते हैं। वो अक्सर दूसरों पर दोष मढ़ते हैं और खुद को हालात का मारा हुआ दिखाते हैं। ये समझना जरूरी है कि चाहे रूप कोई भी हो, मूल समस्या वही रहती है, सहानुभूति की कमी और खुद को जरूरत से ज्यादा महत्व देना। भाग 5. रिश्तों पर नार्सिसिज्म का साया, द शैडो ऑफ नार्सिसिज्म ऑन रिलेशनशिप्स। नार्सिसिस्टिक व्यवहार का सबसे ज्यादा असर रिश्तों पर पड़ता है, चाहे वो रोमांटिक रिश्ते हो, पारिवारिक रिश्ते हो, दोस्ती हो या काम की जगह हो। नार्सिसिस्ट व्यक्ति रिश्तों में कुछ खास पैटर्न अपनाते हैं। 1. लव बॉम्बिंग। शुरुआत में वो आपको बहुत ज्यादा प्यार, ध्यान और तारीफों से भर देंगे।
आपको लगेगा कि आपको दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मिल गया है। ये आपको अपने जाल में फंसाने का एक तरीका होता है। 2. आदर्श बनना और फिर गिराना। आइडियलाइजेशन एंड डिवैल्यूएशन। पहले वो आपको आदर्श मानते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते या उनकी हर बात नहीं मानते, वो आपको गिराना शुरू कर देते हैं। आपकी कमियां निकालते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं। 3. गैस लाइटिंग। ये एक बहुत ही खतरनाक मैनिपुलेशन तकनीक है। इसमें वो आपको आपकी ही याददाश्त, आपकी समझ और आपकी वास्तविकता पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। वो कहेंगे, मैंने ऐसा कब कहा, तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम्हारी ही गलती है। धीरे धीरे आप खुद पर ही भरोसा खोने लगते हैं। 4. ध्यान खींचना, अटेंशन सीकिंग। वो हमेशा रिश्ते में आकर्षण का केंद्र बने रहना चाहते हैं। अगर ध्यान उन पर नहीं होता तो वो ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। 5. कोई जिम्मेदारी नहीं लेना, नो अकाउंटेबिलिटी। वो अपनी गलतियों के लिए कभी जिम्मेदारी नहीं लेते, हमेशा दूसरों पर या हालात पर दोष मढ़ देते हैं। 6. भावनात्मक ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल। अपनी बात मनवाने के लिए वो आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपको दोषी महसूस करा सकते हैं। 7. छोड़ देना, डिस्कार्ड। जब उन्हें लगता है कि अब आपसे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला या उन्हें कोई नया शिकार मिल गया है, तो वो आपको अचानक छोड़ सकते हैं बिना किसी परवाह के। ऐसे रिश्ते में रहने वाले व्यक्ति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उसे आत्मसंदेह, चिंता, डिप्रेशन, अकेलापन और अपराध बोध जैसी भावनाओं का सामना करना पड़ सकता है। उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और वो भावनात्मक रूप से थक जाता है। भाग 6. क्यों होता है नार्सिसिज्म, जड़ें और कारण। Why does narcissism occur? Roots and causes. ये सवाल बहुत स्वाभाविक है कि आखिर कोई इंसान नार्सिसिस्ट क्यों बन जाता है। इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि ये कई कारणों का मिला जुला परिणाम हो सकता है। बचपन के अनुभव, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बचपन के अनुभव इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार मिला हो और उसे कभी नहीं सुनना न पड़ा हो, या इसके विपरीत अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा आलोचना, उपेक्षा या भावनात्मक शोषण का सामना करना पड़ा हो, तो उसमें नार्सिसिस्टिक प्रवृत्तियां विकसित हो सकती है। दोनों ही सूरतों में बच्चा एक स्वस्थ आत्मसम्मान विकसित नहीं कर पाता। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। कुछ शोध ये भी बताते हैं कि इसमें आनुवंशिक कारक भी हो सकते हैं। न्यूरोबायोलॉजी। मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली में कुछ अंतर भी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ संभावित कारण है और हर नार्सिसिस्ट व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। किसी के नार्सिसिस्ट होने का कारण जानना उसके व्यक्ति व्यवहार के लिए बहाना नहीं देता। भाग 7. नार्सिसिस्ट व्यक्ति से कैसे निपटे। हाउ टू डील विथ अ नार्सिसिस्टिक पर्सन।
अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें नार्सिसिस्टिक प्रवृत्तियां है, तो उससे निपटना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यहाँ कुछ बातें हैं जो आपकी मदद कर सकती है। 1. पहचाने और स्वीकार करें। रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट। सबसे पहले ये पहचानना और स्वीकार करना जरूरी है कि आप एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं। ये उम्मीद छोड़ दे कि वो बदल जाएंगे, क्योंकि एनपीडी का इलाज बहुत मुश्किल है और इसके लिए व्यक्ति का खुद बदलना चाहना जरूरी है, जो नार्सिसिस्ट लोगों में कम ही होता है। 2. अपनी सीमाएं तय करें। सेट बाउंड्रीज। अपनी शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक सीमाएं तय करें और उन पर दृढ़ रहे। उन्हें बताएं कि आप किस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह मुश्किल होगा क्योंकि वो आपकी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको मजबूत रहना होगा। 3. खुद को दोषी न ठहराए। डोंट ब्लेम योरसेल्फ। उनके व्यवहार के लिए आप जिम्मेदार नहीं है। वो जो भी करते हैं वो उनकी अपनी समस्याओं का नतीजा है। 4. बहस में न उलझे। अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। उनसे बहस करने या उन्हें समझाने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं होता। वो आपकी बात नहीं समझेंगे और बात को घुमा फिरा कर आपको ही गलत साबित कर देंगे। 5. अपनी भावनाओं को समझे। एक्नॉलेज योर फीलिंग्स। उनके व्यवहार से आपको जो भी महसूस होता है, गुस्सा, दुख, निराशा, उसे स्वीकार करें। अपनी भावनाओं को दबाए नहीं। 6. संपर्क सीमित करें या खत्म करें। लिमिट और एंड कॉन्ट्रैक्ट। अगर संभव हो तो ऐसे व्यक्ति से अपना संपर्क सीमित कर दे। अगर रिश्ता बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है तो नो कांटेक्ट यानी पूरी तरह से संपर्क खत्म कर देना ही सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, खासकर अपनी मानसिक शांति के लिए। 7. अपना ध्यान रखें। फोकस ऑन सेल्फ केयर। अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखें। वो काम करें जिनसे आपको खुशी मिलती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं जो आपको समझते हैं और सहारा देते हैं। 8. पेशेवर मदद ले। सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिश्ते से बाहर निकले हैं या ऐसे रिश्ते में हैं और बहुत ज़्यादा तनाव या पीड़ा महसूस कर रहे हैं, तो किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से मदद लेने में संकोच ना करें। वो आपको इस स्थिति से उबरने और खुद को फिर से मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। भाग 8. खुद की अहमियत और नार्सिसिज्म में फर्क। सेल्फ वर्थ वर्सेस नार्सिसिज्म। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्वस्थ आत्मसम्मान, हेल्दी सेल्फ एस्टीम और नार्सिसिज्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्वस्थ आत्मसम्मान का मतलब है खुद को महत्व देना, अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करना और अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना, लेकिन साथ ही दूसरों का भी सम्मान करना और उनकी भावनाओं की कदर करना। ये अंदर से आता है। नार्सिसिज्म में व्यक्ति खुद को दूसरों से बेहतर समझता है। उसे लगातार बाहरी प्रशंसा की ज़रूरत होती है और उसमें सहानुभूति की कमी होती है। ये एक तरह का खोखलापन है जिसे वो बाहरी दिखावे से भरने की कोशिश करता है। खुद से प्यार करना गलत नहीं, बल्कि ज़रूरी है,
लेकिन ये प्यार जब दूसरों के सम्मान और भावनाओं को रौंदने लगे तो वो नार्सिसिज्म बन जाता है। भाग 9। उम्मीद की किरण, आगे का रास्ता। रे ऑफ होप, द पाथ फॉरवर्ड। नार्सिसिस्टिक व्यवहार का सामना करना या ऐसे रिश्ते में रहना बहुत दर्दनाक हो सकता है। यह आपके आत्मविश्वास को तोड़ सकता है और आपको अकेला महसूस करा सकता है। लेकिन याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं और इस स्थिति से बाहर निकलना और ठीक होना बिल्कुल संभव है। ज्ञान ही शक्ति है। नार्सिसिज्म के बारे में जानना पहला कदम है। जब आप समझते हैं कि क्या हो रहा है, तो आप खुद को बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। आपकी भावनाएं जायज है। जो भी आपने महसूस किया है वो सच है। खुद पर शक ना करें। आप ठीक हो सकते हैं। समय और सही मदद से आप इस अनुभव से उबर सकते हैं। आप फिर से खुश हो सकते हैं, स्वस्थ रिश्ते बना सकते हैं और एक भरपूर जीवन जी सकते हैं। मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। अपने भरोसेमंद दोस्तों, परिवार या किसी पेशेवर से बात करें। ये सफर शायद आसान ना हो, लेकिन आप इसके लायक है कि आपको प्यार, सम्मान और खुशी मिले। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और अपने लिए एक बेहतर कल चुनें। इस महत्वपूर्ण विषय पर मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस ऑडियो बुक से आपको नार्सिसिज्म को समझने और उससे निपटने में कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है, तो इसे उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और मैं आपसे मिलूंगा अगले ऑडियो बुक में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। यह ऑडियो बुक केवल सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह किसी भी प्रकार की मनोवैज्ञानिक सलाह या निदान का विकल्प नहीं है। यदि आप या आपका कोई जानने वाला नार्सिसिस्टिक व्यवहार या किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है, तो कृपया किसी योग्य पेशेवर मनोवैज्ञानिक से संपर्क करें।